हेलो फ्रेंड्स। अरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्टिनम आईआईटी। नाउ हम पिछले लेक्चर में कुछ सेट थ्योरी के स्टार्टिंग की जो थ्योरी पार्ट थी, कहाँ से उसका ओरिजिन है, क्या उसके पीछे नोशंस हैं, क्या है, और उसका डेफिनीशन, और एक चीज़ और हमने देख ली थी, कार्डिनलिटी क्या होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, लेक्चर 4 में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। डेफिनीशन था ये फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें आगे ज़रूरत है जिस चीज़ की, ये डेफिनीशन हमें याद रहना चाहिए फर्स्ट थिंग। ठीक है, एंड फिर क्या क्वेश्चन पहले उनके माइंड में आया था जिन्होंने सेट थ्योरी के बारे में सोचा था, उसके भी बारे में मैंने ब्रीफिंग थोड़ा सा दिया था आपको यहाँ पे, जो लीड करता था कॉन्टिनम हाइपोथेसिस पे। ठीक है, तो ये पीछे का इंट्यूशन था एक। ना समझ में आया तो आप एक बार फिर से वो लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं, एंड देन फिर आगे जैसे डेवलप करेंगे हम थ्योरी, तो वैसे वैसे वो चीज़ क्लियर होती जाएगी जो हमने लेक्चर 4 में समझाई थी बातें। ठीक है, तो नाउ क्विकली मूव ऑन टू अब जो हमारे सिलेबस से ओरिएंटेड चीज़ है। देखिए, हमने ओवरऑल चीज़ सारा थ्योरी पार्ट एंड पीछे जो हिस्ट्री अटैच है उससे वो भी समझते समय चलेंगे, तो फिर जो हमारा फंडामेंटल लेवल से लेके एक, देखो आप ना एक चीज़ समझो पहले, एक छोटी सी चीज़। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम लोग स्लो हैं अपने लेक्चर्स में, बट इट वुड बी बेनिफिशियल मतलब इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अगर आपको आईआईटी एडवांस जैसे एग्ज़ाम में, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ आईआईटी एडवांस की। ठीक है, आईआईटी एडवांस, तो अगर आईआईटी एडवांस के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें, तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा बहुत रिलेटेबल होंगी, बिकॉज उसमें ऐसा नहीं है कि आप हार्ड एंड फास्ट, चलो आप आईआईटी मींस एक डिफरेंट चीज़ है। मैं तो कहूँगा एकदम डिफरेंट चीज़ है। दोनों के सिलेक्शन क्राइटेरिया में थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी बात हम कर लेते हैं। तो आईआईटी मींस और एडवांस में डिफरेंस बस यही है, आईआईटी मींस में स्मार्ट लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल्स तो उसमें हैं ही, मतलब ठीक है, जिनके पास खुद की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, खुद की इन द सेंस कि वो भी बिल्ड की हुई है थ्रू देयर प्रोसेस, वो एक प्रोसेस के थ्रू गए हैं तभी वो इंटेलेक्चुअल में क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, आ, तो स्मार्ट लोग तो आईआईटी मींस निकाल लेंगे, बट इंटेलेक्चुअल भी निकालेंगे। बट व्हाट आई वांट टू से कि जो बहुत ही छोटे छोटे कॉर्नर्स पे जिनके ध्यान रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कॉर्नर्स, कॉर्नर्स इन द सेंस कि जो हिडन रह जाते हैं बहुत लोगों से, एब्स्ट्रैक्शन में रह जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको फाइंड आउट करके चीज़ें समझते हुए चलेंगे, जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने थीटा की बात की थी, हमने सर्कल को पैरामीटराइज किया था कॉस थीटा साइन थीटा से, तो फिर हमने थीटा पे बात की थी कि अब थीटा क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचना है। माइनस पाई से पाई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कि ज़ीरो से 2 पाई, वॉट इट विल बी, मतलब कि ऐसे रिलेट करते हुए चलेंगे चीज़ों को। तो जो ये फाउंडेशन होगा हमारा, ये देखिए फाउंडेशन है, थोड़ा सा ये ब्रीफिंग आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो यू विल फील कि हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, एंड देन इसका यूज़फुलनेस क्या है। ये जो फाउंडेशन होता है ना, यहाँ पे अगर आप अपना 70% टाइम देते हो, ठीक है, देन जो अपकमिंग स्टेजेस होंगे वो इसके सबसेट ही होंगे। ठीक है, आप इस पर ये एक अपना प्लेटफॉर्म बनाओगे, इसको यूज़ करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा आपका, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। यहाँ पे अगर आपने 70% टाइम दिया है, तो एट दिस स्टेज हर इंसान अगर हर स्टेज पे 100% माइंड यूज़ कर रहा है, टाइम यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आपको बस 40% ही टाइम अपना देना पड़ेगा। मैं ये रफ फिगर्स बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये 70-40 फिगर्स कहीं से स्टैंडर्ड वे में आ रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया। ठीक है, हियर अब जो इसके ऊपर बनेंगे, और देखो ये एक जो ये चीज़ है ना, यही एक प्रोसेस है। देखो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड देन आप यहाँ पे आओगे, एंड देन यहाँ पे आओगे, एंड देन हियर कम्स द पिनाकल। ये पिनाकल है।
ठीक है, पिनाकल मीन्स कि ये चोटी है, पिनाकल। तो ये जो हमारा प्रोग्राम, इस पे जो कोर्स वर्क में जो मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ आप लोग के लिए, वो एक पिनाकल कोर्स है। मतलब आप समझो, इस प्रोसेस के थ्रू जब आप यहाँ पहुँचोगे, एंड देन यहाँ पहुँच के भी आपको लुक बैक करना है नीचे कि आपने क्या क्या किया, देन इट विल बी ईजी कि आप हर चीज़ों को, थ्योरम्स को टूल्स की तरह यूज़ करके अप्लाई भी कर सकते हो। आई वॉन्ट दैट रेडी टू एवरी स्टूडेंट वॉचिंग दिस कोर्स। ठीक है, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। नाउ ये तो हो गया थोड़ा सा स्टार्टिंग लेक्चर्स के डिस्क्लेमर और मोटिवेशन की बात। ठीक है, नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू आवर कोर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे, हम एक्चुअली बात कर रहे हैं सेट थ्योरी की, ये कंटिन्यूएशन है अपना। ठीक है, सेट थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे सेट्स, सबसेट्स। ठीक है, फिर इनके हम देखेंगे नल सेट्स, नल सेट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर हम देखेंगे सुपर सेट, पावर सेट। दोनों सिनोनिम्स हैं, पावर सेट सुपर सेट कहो आप। ठीक है, सुपर भी कह सकते हो। तो इन चारों चीज़ें के बारे में बात करेंगे, इनकी कार्डिनैलिटी देखेंगे, क्या होती है इनकी कार्डिनैलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इनके कार्डिनैलिटी की, एंड इनके डेफिनेशंस क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सेट्स। ठीक है, सेट्स। तो सेट्स का जो डेफिनेशन मैंने बताया था, डेफिनेशन क्या था? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये थोड़ा लेंदी तो होता है लिखना इसको, बट स्टिल इट्स वर्थ, मतलब एक बार इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैथमेटिक्स में अगर आपको यू हैव टू लर्न समथिंग, तो डेफिनेशन मस्ट बी वेरी क्लियर। ठीक है, डेफिनेशन मस्ट बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर, वेरी क्लियर ही लिखूँ मैं अगर सेंस में, बट वो बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको इम्बाइब करना है अपने माइंड में। ठीक है, कैसे उसको प्रोसेस करना है अपने माइंड में, वो आपको समझना है। ठीक है, बस आपने अगर डेफिनेशन समझ लिया, देन सब उसका बस प्ले वर्क है। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन इंग्लिश टर्म, मतलब इकट्ठा, एक साथ उसको लाना है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जो पहले एग्जाम्पल में ट्री बना दी थी और स्क्वायर रख दिया था, अब उसको मैं थोड़ा सा क्लियर प्रिसाइसली मैं बता रहा हूँ मैथमेटिकल टर्म्स में। तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मैथमेटिकल होंगे। ठीक है, ये इसकी होगी प्रिसाइज डेफिनेशन, कि जो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे सेट्स के अंदर, जो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ ए हमारा एक सेट है, और हमेशा हम सेट्स को करली ब्रेसेस के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे मैं बोलूँ E1, E2, E3, ऐसे करके इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी है 1, 2, 3 से, इससे नहीं डरना है, ये मतलब कुछ नहीं है। ये बता रहा है कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये nth एलिमेंट है इस सेट का। तो ये सेट है, इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं। वो थोड़ा इंट्यूशन मैंने दिया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं सेट्स के अंदर एलिमेंट्स। तो अब ये जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होंगे, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कोई भी मतलब बहुत प्रिमिटिव माइंड रखना है, एकदम फ्रेश माइंड, कि क्या हमने बातें की हैं बस उसी के बारे में बिल्डअप करना है हमें चीज़ें। तो हमने अभी तक देखा है नेचुरल नंबर्स, इसको थोड़ा मैं क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या थे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब इसके अंदर हम ये सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर्स देखा था हमने,
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो एंड सो फोर्थ, और फिर ज़ीरो भी इसमें अटैच होता है। ठीक है, ये अभी यूनियन हम पढ़ेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये देखो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, कुछ उसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टी उसकी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अब एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने एक सेट लिया ए, उसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इट्स फाइन, ये एक सेट है, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? नंबर्स हैं इसमें। तो इसकी बात आती है कार्डिनलिटी की, जो हमने सेकेंड डेफिनेशन देखा था, ठीक है, अपने पिछले लेक्चर्स में। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या कहेंगे हम? एन से या एन के सबसेट्स पे हम एक बाइजेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे 1 कहाँ जा सकता है 1 पे, 2 कहाँ जा सकता है 2 पे, 3 का 4 कहाँ जा सकता है 4 पे, 3 जा सकता है 3 पे, 4 जा सकता है 4 पे। ये हम स्विच भी कर सकते थे, बट ये आगे की मतलब ये भी बहुत अच्छी थ्योरी है, बट ये हमारे सिलेबस से थोड़ा बाहर की चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था अभी, तो मैं यहाँ 3 लिख दूँ, ये भी तो एक सबसेट ही है। ये जो सेट बना जिससे मैंने इंडेक्सिंग की, ठीक है, 1 2 4 3, चाहे 1 2 3 4, ठीक है। तो एक्चुअली इट वॉज नॉट रॉन्ग, बट वो थोड़ा सा मतलब एक प्रोसेस में वो आ जाता है कि दूसरी थ्योरी आ जाती है, तो फिर वो समझानी पड़ती है। ठीक है, तो बोथ आर फाइन, बोथ आर गुड। ठीक है, बट अभी के लिए हम एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। 1 2 3 4 मैंने कर दिया करली ब्रेस में। तो ये जो है, ये दिस इज़ द सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इससे हमने एक बाइजेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया इस सेट पे। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी? 4। ये अचीवेबल है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फाइनाइट के केस में, फाइनाइट केस। तो अभी तक हमारा क्या सॉर्ट आउट हो गया? फाइनाइट का केस, कि कोई भी अगर सेट, इफ गिवन एनी सेट ए, वी कैन फाइंड। एकदम सिंपल है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, किसी बुक्स में आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक में। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कार्डिनलिटी ऑफ ए, ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हैं। एंड देन और क्या वे हो सकते हैं इसको शो कर, नहीं ठीक है, इट्स फाइन। आप स्टैंडर्ड बुक्स में यही 2 चीज़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक हमने सीखी कि अगर एक कोई सेट दिया होगा, उसके पीछे का इंट्यूशन क्या था, कैसे बना ये, और कैसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम कोई भी सेट बना सकते हैं। उसके अंदर बस एलिमेंट्स रखने हैं आपको, डिफरेंट टाइप्स के, सेम टाइप्स के। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अगर मैं एक सेट लूँ जिसमें मैं लिखूँ 2 2 3, तो आप थोड़ा सा एक चीज़ समझो, यहीं पे हमको यूज़ आएगी वेल डिफाइंड की। वेल डिफाइंड की, तो हमें अगर सेट में दिया हुआ एलिमेंट 2 2 एंड 3, तो नो 2 एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी सेम, इन ए सेंस कि मतलब रिपीटिंग एलिमेंट्स को हम 1 टाइम बस राइट करेंगे। तो ए इज़ नथिंग बट 2 एंड 3। ये एक छोटा सा चीज़ है जो आपको माइंड करना है, कि जो सेट है, कोई भी सेट है, उसमें अगर मैं ये 2 1000 टाइम्स भी रिपीट कर दूं, एंड देन 1 टाइम बस मैंने 3 लिखा है, तो दैट विल ऑल्सो बी इक्विवेलेंट टू द सेट ए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज ए इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द सेट 2 2 2 2 एंड 3, बिकॉज 2 4 टाइम्स रिपीट करो, चाहे आप जितनी बार भी रिपीट करो, इट विल बी ए यूनिक एलिमेंट 2 ओनली। ठीक है, तो ये बस सेट में एक बार आएगा, और बाकी जो भी एलिमेंट है वो सारे भी एक बार ही आएंगे। ये हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, देखेंगे सीक्वेंस कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे मैं ले लूँ 1 -1 1 -1 1 -1 डॉट 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 सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है एस। अब मैं इसका जब रेंज सेट डिफाइन करूँगा, रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस,
रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होगा, 1 and -1 ओनली। आप देख रहे हो मैं कैसे ये चीज़ें जो यहाँ बता रहा हूँ ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ में बहुत हेल्पफुल होंगी। आपको डिफरेंस ही समझ में आ गया होगा अभी यहाँ से कि सीक्वेंस और सीक्वेंस की रेंज में डिफरेंस क्या है। रेंज इज़ अ सेट, इसको इसीलिए कहते हैं रेंज सेट। आप देखना आगे जब हम पढ़ेंगे तो रेंज सेट इसीलिए कहते ही हैं कि बिकॉज इट्स अ सेट। तो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक होंगे बाय देमसेल्व्स, वो 4 बार नहीं आ सकते या 8 बार नहीं आ सकते सेट में, इट विल कम ओनली वंस। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी नोट डाउन करने वाली है, इसको हम अलग से नोट ही कर लेते हैं। ठीक है, नोट एन एलिमेंट एक्स, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये नोटेशन यही हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए कैन ओनली अपीयर वंस। थोड़ा इसको मैं बड़े में लिख दूँ, कैन ओनली अपीयर वंस। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चली एंड देन यही डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट हो जाएगा सीक्वेंस एंड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। बिकॉज रेंज सेट होता है, सीक्वेंस सेट होता है, बट इन ए सेंस उसको हम सीक्वेंस इसीलिए बोलते ही हैं बिकॉज उसमें एलिमेंट्स हम यूनिकनेस नहीं रख पाते। उसमें हम एलिमेंट जैसे मैं 1 1 1 1 1 5 4 3 2 1 ले लूँ तो भी ये एक सीक्वेंस है, इट्स अ सीक्वेंस। सीक्वेंस तो मतलब एक आगे हम जैसे बिल्डअप करते जाएंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से फंक्शंस ही होते हैं एट लास्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था ये सेट और सेट की कार्डिनैलिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसेट्स पे। ठीक है, नाउ आवर सेकंड टॉपिक, जो आज का सेकंड टॉपिक है हमारा वो है सबसेट्स। अब देखिए सबसेट्स बहुत ही इजी वे में, बस स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स हैं एंड देन जो स्टैंडर्ड करिकुलम है और जितनी भी मैंने चीज़ें मतलब देखी हैं अभी तक, लोग सबसेट्स में एक चीज़ें बहुत मतलब मिस कर देते हैं एंड देन एक डेफिनेशन जो है उसकी, जो मैं यहाँ पे आज आपको डिस्क्राइब करूँगा एंड देन बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ें समझ में आएगी। और यहीं पे हम नल सेट का भी कॉन्सेप्ट चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो सबसेट्स मैं बोलता हूँ इफ़ ए इज़ एनी सेट इज़ एनी फाइनाइट सेट। अब हम फाइनाइट इनफाइनाइट भी ले चलेंगे, पहले हम फाइनाइट की पूरी थ्योरी बिल्डअप करते हैं, फिर इनफाइनाइट हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ए इज़ एनी फाइनाइट सेट एंड इफ बी इज अ सेट सेटिस्फाइंग, जो अभी क्राइटेरिया में लिख रहा हूँ, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सबसेट है, किसका, ए का। ठीक है, इफ बी इज ए सेट, मैंने यहाँ द नहीं लिखा बिकॉज एक सेट के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने ए यूज़ किया, नहीं तो मैं द यूज़ करता। ठीक है, इफ बी इज अ सेट सेटिस्फाइंग कि x बिलोंगिंग टू b इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। ये जो मैं सिंबल्स यूज़ कर रहा हूँ, नोटेशंस, ये तो बहुत स्टैंडर्ड हैं, बट मैथमेटिकल लॉजिक भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये इम्प्लाइज का मतलब दिस पार्ट इम्प्लाइज दिस पार्ट। पार्ट इन द सेंस कि ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है कि अगर x b में है तो ये इम्प्लाई करेगा कि x a में तो है ही। ठीक है, और जिस एम्फेसिस में मैं बोला हूँ वही एम्फेसिस देना है आपको स्टेटमेंट्स में, बिकॉज दे आर नथिंग बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कि x बिलोंग करता है अगर b में, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये इम्प्लाई करता है कि x बिलोंग करेगा a में। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सो देयर आर नो एलिमेंट्स। अब देखो ये तो हो गई इधर की चीज़ें, ये इम्प्लाई करता है ये। ठीक है, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि कोई भी ऐसा एलिमेंट b में नहीं है जो a में नहीं है। बात समझो, देखो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, अगर p एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, p अगर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये इम्प्लाई करता है q। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, p इम्प्लाइज q,
तो जो नॉट क्यू होगा वो इम्प्लाई करेगा नॉट पी। ठीक है, ये अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो आप थोड़ा पॉज करके इसको एक चीज़ समझो। अगर मैं बोलता हूँ पी होगा तो क्यू होगा, बट अगर मैं ये बोलूँ कि क्यू अगर नहीं होगा तो ये तो इम्प्लाई करेगा ना कि पी भी नहीं होगा। ये तो मतलब सिंपल सी लॉजिक है ये। ठीक है, हम पढ़ेंगे लॉजिक भी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक्स। ठीक है, तो ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पॉज करके समझ सकते हो इसको, या फिर से आप एक बार इसको देखो तो ये समझ में आएगी आपको चीज़ें। बाकी अभी जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा उससे ये क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो मैं इसको रब नहीं करता हूँ, ऐसे ही मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने क्या बोला, ये स्टेटमेंट है अपना किसका, सबसेट का। ठीक है, कि इफ़ x बिलोंग टू b इम्प्लाइज x बिलोंग टू a। यहाँ पे b क्या था, b इज़ अ सेट, और a हमारा क्या था, एनी सेट जो गिवन है। ये हमें गिवन था, ये तो है। अभी हम इससे बस हमें स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया गया था, a एक एनी सेट। अब हम इसको यूज़ करके कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, नया चीज़। ठीक है, तो b इज़ अ सेट इफ़ b बिलोंग्स टू इफ़ x बिलोंग्स टू b देन इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। बट मैं अब इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ, जैसे एड ऑन्स होते हैं ना, वैसे सिंपल सी चीज़ एक मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, और यही डिफरेंशिएटिंग चीज़ है। ये भी आपको समझना पड़ता है कि अगर इफ़ ऐड ऑन ये है कि कोई भी ऐसा, मैं पहले इसको स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, तभी आपको थोड़ा ज़्यादा ये समझ में आएगा कि एक ये तो एक चीज़ है कि अगर x बिलोंग कर रही है b में, तो ये इम्प्लाई कर दे कि x तो a में है ही है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। बट मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट नहीं है b में जो a में नहीं है, तब भी वो उसका सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है? इफ़ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन b सच दैट नो एलिमेंट x, इसको बोल देते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। इफ़ देयर एग्जिस्ट, इसको आप ध्यान समझना थोड़ा सा। इफ़ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन b फॉर एग्जाम्पल x, फॉर एग्जाम्पल आप x मान लो, x बिलोंग टू b। ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन b, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एलिमेंट ले लिया हमने x बिलोंगिंग टू b सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये स्टेटमेंट, तो ये भी तो यही इंप्लाई करेगी कि b जो है वो सबसेट है, ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है, सबसेट ऑफ a, b में जितने सारे एलिमेंट हैं वो a में हो जाएं तब तो वो सबसेट है b a का। ठीक है, या तो ऐसा हो जाए कि b में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो a में नहीं है। ये दोनों चीज़ें सेम ही चीज़ इंप्लाई कर रही हैं, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी देखने वाली है यहाँ पे। इसको मैं और इजी टर्म्स में बता सकता हूँ आपको, बट आई थिंक ये क्लियर ही हो चुका होगा आपको ये चीज़ कि इससे भी एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं हम। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ, 5 इज़ अ सबसेट। इसको एग्जांपल नहीं, इसको एज अ आप लेमा ही ले सकते हो इसका। ठीक है, मैं एज ए लेमा लिख देता हूँ इसको। लेमा, ये जो चीज़ हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश की एड ऑन में अपने, वो एज ए लेमा यहाँ पे हमें काम आएगी। 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज़ देखो आप, क्यों? क्योंकि 5 इज़ व्हाट, एम्प्टी सेट, नल सेट। यही है नल सेट की डेफिनेशन।
दिस इज नथिंग बट नल सेट कंटेनिंग नथिंग, कंटेन्स नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं होती। इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है इस सेट की, हमने पढ़ा सेट की कार्डिनलिटी का डेफिनेशन कि सेट्स के अंदर कितने जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर वो फाइनाइट है, अगर वो इनफाइनाइट है तब तो इनफाइनाइट लिख देते हैं, बट अगर फाइनाइट है तो वो कुछ नेचुरल नंबर ही होगा, कोई ना कोई। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेट हो, कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ सॉरी इफ ए इज फाइनाइट। अगर ए फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगी, तो फाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नेचुरल नहीं इंटीजर हम ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स नॉन ज़ीरो की बात अगर कह दें तो ये सही हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये तो ज़ीरो होता ही है। चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, ए इज़ नॉन ज़ीरो नॉट फाई। ठीक है, थोड़ा अच्छे से मैं लिख दूँ तो देख रहे हो ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी कि यू कैन इम्पोज कंडीशंस, यू कैन रेस्ट्रिक्ट some conditions, and then you will still fall onto some good theorems and good lemmas. ठीक है, cardinality of A will belong to set of natural numbers if A is non-empty. Exactly, नेगेटिव हो नहीं सकता, ज़ीरो तो पॉसिबिलिटी हमने हटा ही दी है स्टेटमेंट। अब देख रहे हो ये जो छोटी सी चीज़ है, ये आपका IIT JEE एडवांस में ये बस चेक करेंगे कि कौन नोटिस करता है ये चीज़। ज़ीरो होगा, आंसर वन होगा, पता नहीं क्या होगा, एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, इंटीग्रल होगा, उस इंटीग्रल को वो सेट में रख देंगे, एंड देन फिर कुछ भी पूछेंगे, एंड देन उसकी कार्डिनलिटी पूछ देंगे, एंड देन यू विल बी लाइक कि अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट व्हेन यू विल गो थ्रू वो बहुत ही फाउंडेशनल होगा क्वेश्चन। क्या होगा, फाउंडेशनल होगा। तो योर होल प्रिपरेशन इज़ नॉट अबाउट हाउ मतलब फियर्स यू आर विथ योर प्रॉब्लम्स एंड विथ योर सॉल्विंग स्किल्स। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट लुकिंग एट दोज कॉर्नर्स जहाँ पे मतलब कई लोग मतलब दे थिंक कि मतलब उन्होंने समझ लिया उस टॉपिक को, बट उसके बाद भी देर आर मेनी कॉर्नर्स विच यू वांट टू लुक, और वो तभी आप देख पाओगे ना जब आप थोड़ा पेशेंटली किसी टॉपिक को समझोगे। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये भी एक तरह का एक याद करने वाली ही चीज़ है, बट ये याद नहीं, आप थ्रू आउट अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये हम अगर नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तो वो हमेशा उसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी, एल्स वो इंटीजर भी हो सकती है। यूनियन हमें ज़ीरो भी लेना पड़ेगा, बिकॉज फाइव भी तो है, फाइव का कार्डिनलिटी अभी मैंने बताया कि क्या होता है, वो ज़ीरो। तो हमें इस्टेब्लिश क्या करना था यहाँ पे कि फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये स्टेटमेंट हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमको ये दिखाना है फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए वेयर ए इज़ एनी सेट, आर्बिट्री सेट, एनी सेट मतलब। ठीक है, हमें ये इस्टेब्लिश करना है। तो ये इस्टेब्लिश देखो उस थ्योरम से, उस पहले वाले जो हर स्टैंडर्ड बुक्स और हर जगह जो पढ़ाया जाता है या हर जगह जो प्रमोट किया जाता है मैक्सिमम, या हर जगह तक जहाँ पे सोच लेते हैं लोग कि नहीं ठीक है जो एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट्स इसमें भी रहेंगे तो वो सबसेट है। ठीक है, एग्जैक्टली बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसका सोचने का वही जो मैंने मैथमेटिकल लॉजिक से बताया आपको कि इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा वो भी आपस में रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसमें नहीं है। देखो कोई भी ऐसा इसमें एलिमेंट है, आप एक भी बता दो जो ए में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि फाइव हमारा सेट ये है और ए में कोई सेट ले लूँ 1 2 3 4 5, अब कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें दिखा दो जो इसमें नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट नहीं है ना, तो फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसको मैं A1 मान लूँ तो ये A1 हो जाएगा। अब देखो आप दूसरा एग्जांपल, फाइव को मैं ले लूँ एम्प्टी सेट, A2 में ले लूँ 0 1, स्टिल ये क्या इंप्लाई करेगा कि फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ A2। वाई, जस्ट बिकॉज वो दूसरा वाला डेफिनेशन, फाइव के केस में तो वो पहला वाला डेफिनेशन लग ही नहीं सकता, उससे आपको पता ही नहीं चलेगा,
उससे स्टेटमेंट ये प्रूव ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका सोचने का जो तरीका है वो दूसरे साइड से भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग इन मतलब इन एवरी डायरेक्शंस। अगर ये इम्प्लाई करता है, अगर ये इम्प्लाई करता है ये, तो ये इम्प्लाई करता है अगर ये, तो क्या ये भी इम्प्लाई करेगा ये? क्या इम्प्लाई, अभी हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड वो उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगे, इक्विवेलेंस। तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट उसको आपको बहुत अच्छे वे में यूज़ करना है, मैथमेटिक्स में यूज़ करना है। ये नहीं कि बस उसको ऐसा मैं पढ़ाऊँ टोटोलॉजी क्या होती है, इम्प्लाइड क्या होता है, इम्प्लाइज बाई क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप उसको एज अ स्टडी मटेरियल लेके उसको आप बस समझ लो एंड देन बस उसी पे क्वेश्चन बेस्ड नहीं, उसको आपको यूज़ करना है बहुत जगह पे। ये आप बात समझो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को। तो व्हेन यू विल लर्न द डेफिनेशंस, लर्न इट वेरी प्रिसाइसली, मतलब इन ए वेरी प्रिसाइज वे। मैं इतना इम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ इस चीज़ पे बिकॉज बिकॉज यही चीज़ें आपको काम देंगी। ठीक है, एंड देन व्हेन जब ये पूरा कोर्स वॉज कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सवाल सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि नहीं ठीक है, हमारा पेशेंस इट्स मतलब वेल पे ऑफ मतलब करेगा वो। ठीक है ना। तो इसी विगर से, ठीक है, हर डेफिनेशन को हमें देखना है, नहीं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी और फिर उसके लिए 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आप किताबें पढ़ो, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट मैं अगर कोर्स बना रहा हूँ देन आई थिंक कि आप अगर टाइम दे रहे हो इतना, तो यू मस्ट गेट समथिंग विच मतलब आपको कलेक्ट करने में आई थिंक मतलब टाइम लगता। ठीक है, तो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल कोर्स फॉर यू। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड वाला थॉट प्रोसेस था कि कोई भी ऐसा एलिमेंट इस सेट में नहीं है जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट था हमारा, ये यूज़फुल होगा इस्टाब्लिश करने में कि जो एम्प्टी सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कोई एक सेट है ए और कोई सेट है बी, और जो बी है वो ए का सबसेट है। ठीक है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि बी जो है वो सबसेट है ए का। ये सबसेट का वो है, ये जो मैंने सिंबल बनाया है, दिस सबसेट, दिस इज सिंबल फॉर सबसेट। और ये जो मैंने नीचे लगाया है ये इक्वल टू का साइन है। किसका साइन है? इक्वल्स टू का। बट ये मैं साथ में लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साथ में लगाने का इम्प्लाई क्या होता है, कैन बी सबसेट और कैन बी इक्वल टू होल सेट। ये छोटी सी चीज़ है, बट कई लोग इसको मतलब बहुत उसमें ले लेते हैं कि नहीं ठीक है, ये दोनों, ये तीनों सिंबल, ये दूसरा वाला तो चलो ठीक है, ए इक्वल टू बी बोलने का तो सेंस ही दूसरा हो जाएगा, बट ये दोनों सिंबल बहुत ही फ्रीक्वेंटली मतलब स्विच करके यूज़ कर लेते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ये दोनों का बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। और बहुत रिफाइंड वे में अगर आपको मैथमेटिक्स समझना है तो ऐसे समझ के चलना पड़ेगा कि हर सिंबल को अगर देयर एग्जिस्ट है, तो ये नहीं कि उसको समझ लें वो उल्टा ई लिखा हुआ है तो बाई मिस्टेक, नहीं, वो देयर एग्जिस्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं क्या आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बी अगर ए का सबसेट है, ठीक है, तो ये कंफर्म इम्प्लाई करेगा जो कार्डिनलिटी होगी बी की वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी किसकी कार्डिनलिटी की, ए की। कब? इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर फाइनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही छोटी सी बात, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार बोलूँगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। इसको नोट कर लो आप, नोट इट डाउन। मैंने बोला था कि पेन कॉपी आप लेके बैठना ताकि थोड़ा स्क्रबल करने में, तो ये चीज़ तो स्क्रबल कर ही लो, लिख ही लो। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, ये देखो, ये थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी थोड़ा सा इसमें आपने दिमाग लगाना, थोड़ा सा। मैंने क्या बोला कि अगर ए और बी फाइनाइट है तो जो बी की कार्डिनलिटी होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी ए की कार्डिनलिटी से। ठीक है, जब ए और बी फाइनाइट होंगे। बट अगर मैं कहूँ, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ पहले, थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा ये चीज़।
जैसे मैं बोलूँ बी मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, ए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। अब मुझे दिख तो रहा है कि 1 ठीक है इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 ए में बिलोंग कर रहा है, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो बाई आवर डेफिनेशन बी तो ए का सबसेट हो गया, बी तो ए का सबसेट हो गया। तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि जो बी की कार्डिनलिटी है वो ए की कार्डिनलिटी से हमेशा छोटी होगी? हाँ जी हाँ, यस, इन ईच केस यही होगा। यस इंडीड इट इज़ ट्रू कि बी चाहे एम्प्टी भी हो तब तो वो ज़ीरो ही होगा। इफ़ बी इज़ एम्प्टी तब तो कार्डिनलिटी उसकी ज़ीरो ही होगी, और ए की कार्डिनलिटी तो या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी, बिकॉज वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर जाएगा, हमने देखा अभी ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूव करते जाएंगे हर चीज़ें बहुत ही अगर एक रिगरस प्रूफ भी मैं नहीं दे पाऊँगा, बट इन वर्बल वे में आपको ज़रूर हर चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है तो ये बी की जो कार्डिनलिटी है वो तो ए से हमेशा कम ही होगी, बिकॉज हमें दिख रहा है कि बी की कार्डिनलिटी कितनी है 3, ए की कार्डिनलिटी कितनी है 5, एंड वेयर 3 इज लेस देन 5। प्रूवन, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव होता है बिकॉज ये जो बीच में ऑपरेटर लगा है इट्स ट्रू। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब देखो ये चीज़ समझो आप, इन्फानाइट के केस में ना एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाती है चीज़ें। इफ़ ए एंड बी इज़ इन्फानाइट, चलो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी मैं ले लिया कि इफ़ ए एंड बी इज़ इन्फानाइट, नाउ and consider suppose b is a subset of a। अब देखो मैंने यहाँ कहा जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब की थी ऊपर, वही चीज़ें जस्ट एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है चीज़ें, ये मैं बताना चाहता हूँ प्रॉपर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, नीचे करके ये काट दें, ये क्रॉस वाली लाइन, ये क्या हो गया, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बराबर हो ही नहीं सकता, बराबर तो सबसेट होगा ही होगा, हमेशा हर केस में होगा। बट मैं कह रहा हूं कि अगर वो प्रॉपर सबसेट है, ए इन्फानाइट है, बी ए इन्फानाइट है, बी भी इन्फानाइट है, बट देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा दोनों ऊपर वाली चीज़ें और नीचे वाली चीज़ें में, कि ये क्या इम्प्लाई करेगा, कैन दिस इम्प्लाई कि कार्डिनलिटी ऑफ जो बी होगी वो हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी? बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर चाहिए, और यही डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट बन जाएगी जो जॉर्ज कंटर को मतलब बहुत परेशान कर रही थी, और जो अभी भी आपको परेशान करेगी मे बी इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद। तो बस छोटी सी चीज़, मैं इसको एक लास्ट टच दूंगा एक, और इसी पे मैं लेक्चर एंड करूँगा। देखो आप, ए फाइनाइट था, बी फाइनाइट था, बी सबसेट है ए का, हमने पढ़ लिया सेट क्या होता है, सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, फिर आ गया था सबसेट वाला पार्ट हमारा। अभी तक हमने 3 चीज़ें ही पढ़ी हैं सेट थ्योरी में, बातें हमने मतलब बहुत चीज़ें समझी हैं, बट एग्जैक्टली हमने पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइसली मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ किसको पढ़ा है, सेट को, उनकी कार्डिनलिटी को, फाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट के केस में कुछ चीज़ें बात की हैं, कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, और फिर अभी बात कर रहे थे सबसेट्स की। तो सबसेट्स पे आके हमें एक चीज़ पता चली कि अब सबसेट्स और कार्डिनलिटी से तो हम खेल ही सकते हैं, बिकॉज 3 चीज़ तो हमारे हाथ में है, सेट, उसकी कार्डिनलिटी और सबसेट्स। तो सबसेट्स और कार्डिनलिटी में हम जब खेल रहे हैं, मतलब प्ले कर रहे हैं थोड़ा सा इन ए मैथमेटिकल वे, तो हमें दिखा कि ये बड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि बी और ए फाइनाइट हैं, तो जो कार्डिनलिटी ऑफ बी होगी वो हमेशा तो कम ही होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए से। इसका आंसर भी हमें मिल गया, यस, ठीक है, हमेशा ट्रू होगा, वेरी गुड, ये एक स्टेटमेंट है, दिख रहा है, इट्स अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। बट क्या जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, किसमें एक्सटेंड कर रहे हैं इसको हम, इनफिनिटी में, इनफाइनाइट, अगर सेट की कार्डिनलिटी हम इनफाइनाइट करते रहे हैं, वेयर ये देखो ए और बी क्या है, इनफाइनाइट सेट है, कहने का सेंस क्या है, ए की कार्डिनलिटी क्या है, एटलीस्ट इनफाइनाइट तो होगी, और कार्डिनलिटी बी क्या है, एटलीस्ट इनफाइनाइट होगी। ये इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट ए बिग इनफ
नेचुरल नंबर जितना बड़ा तो होगा ही होगा, और बी भी कितना बड़ा होगा, एटलीस्ट नेचुरल नंबर जितना बड़ा ही होगा। बिकॉज जो नेचुरल नंबर होता है उसकी भी कार्डिनलिटी क्या होती है, इन्फिनिटी और एलिफ नॉट, ये सबसे स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी होती है। क्या बोला मैंने, स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी। कुछ चीज़ें अभी आपको लग रही हूँ कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे पिछले लेक्चर्स आप चेकआउट कर लो, और फिर आगे भी चीज़ें जब हम बिल्डअप करते जाएंगे तो सब कुछ एग्जैक्टली आपको क्लियर होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी किसके पास होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। तो जहाँ जहाँ कहीं भी लिखा रहे कि कोई भी सेट की कार्डिनलिटी इन्फिनिटी है, तो आप ये समझ लो कि वो सेट उतना बड़ा तो है ही जितना बड़ा नेचुरल नंबर है, मतलब उसके अंदर उतने एलिमेंट तो हैं ही हैं जितने नेचुरल नंबर में हैं। ये वाला केस किससे रिलेट करता है, वो शेपर्ड वाले एग्जाम्पल से। ये बी के साथ भी ऐसा बाइजेक्शन होगा ही होगा इसके पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बी प्रॉपर सबसेट है का, ये प्रॉपर सबसेट की सिंबल है, किसकी, प्रॉपर सबसेट की। अगर बी जो है प्रॉपर सबसेट होगा ए का, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ बी जो होगी वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए के। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आप एक को छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मैं एक, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रॉब्लम मैं आपको एक छोड़ के जा रहा हूँ, और जिसका भी आंसर आ जाए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मैं ले लूँ बी को 2 4, ठीक है, 6 8 10, ये पूरे क्या हैं, आपके इवन इंटीजर्स हैं, और इसी में मैं यूनियन कर लूँ या इसी में मैं ऐड ही कर दूँ, पूरे ये सेट ही हो जाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस, 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 ये सारे प्लस और माइनस के साथ पूरे हमारे इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसमें हम यूनियन कर लें किसका, ज़ीरो का, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात, ये सारे इवन इंटीजर्स हैं, ये क्या है, 2z है, ये पूरा का पूरा अगर मैं b को लिखना चाहूँ तो ये क्या है, 2z, 2 टाइम्स सारे इंटीजर्स कर दो, ये वो हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ a क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या है, काउंटेबल हैं ये, मतलब काउंटेबल बोलने का मतलब क्या है कि इंटीजर्स से हम बाइजेक्टिव सेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बाइजेक्टिवनेस जो मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो ये जो है ये भी इन्फानाइट है, ये भी जो देखो ये भी इन्फानाइट है। बोलने का मतलब क्या है, जो कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, इन्फानाइट है, कभी भी खत्म होंगे क्या ये नंबर्स। अगर इंटीजर क्या है, इन्फानाइट है, सारे इंटीजर्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो वो भी क्या यही है, वो ऐसे ही नंबर दिखेंगे उसमें। 0 ले लो, बाकी सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितने होंगे, इन्फानाइट होंगे ना। तो बी कितने हुए, इन्फानाइट हुए। और ए तो है क्या, ए तो इंटीजर है ही, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या है, इन्फानाइट है। बट बताओ क्या ये इम्प्लाई करेगा, कैन दिस इम्प्लाइज कि कार्डिनलिटी ऑफ बी छोटी होगी स्ट्रिक्टली कार्डिनलिटी ऑफ ए से, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ 2z इज स्मॉलर देन कार्डिनलिटी ऑफ z। दिस इज माई क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। सो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ अपना ये वाला लेक्चर, एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पे डील करेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप इसका राइट आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में बताओ आप जल्दी से जल्दी, तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे एक अच्छा सा वीडियो अपलोड करता हूँ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।